तो हमारे साथ बने रहिए। चार्ल्स डार्विन का शुरुआती जीवन। यह चैप्टर आपको चार्ल्स डार्विन के शुरुआती जिंदगी से रूबरू करवाएगा। हम उनके बचपन के इंटरेस्ट को जानेंगे और यह भी जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ जो उन्हें एक नेचुरलिस्ट बनने की तरफ खींचता था। हम ये जानेंगे कि उनका बचपन कैसा था और उनके परिवार के साथ उनका कैसा रिश्ता था। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जन्म श्रॉपशायर के श्रूसबरी में 12 फरवरी 1809 को हुआ था। चार्ल्स एक सोसाइटी ड्राइवर रॉबर्ट डार्विन और सुजैना डार्विन के बेटे थे। वो उनके 6 बच्चों में से दूसरे नंबर पर थे। भले ही रॉबर्ट डार्विन एक खुले विचार के इंसान थे, लेकिन उन्होंने 1809 में यानी कि 1809 में अपने बेटे को एक चर्च में दीक्षा दिलाई थी। चार्ल्स को 8 साल की छोटी उम्र से ही नेचुरल हिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट था। उन्होंने जानवरों के बहुत से शेल्स, पत्थर और मिनरल कलेक्ट किए थे। चार्ल्स को गार्डनिंग करना भी बहुत पसंद था। चार्ल्स की इस हॉबी को उनके पिता ने बढ़ावा दिया क्योंकि उन्हें खुद गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए चार्ल्स हमेशा उन्हें फॉलो किया करते थे। चार्ल्स के पिता को भी नेचुरल हिस्ट्री में इंटरेस्ट था। उन्होंने चार्ल्स को नेचुरल हिस्ट्री पर बुक्स भी दी। चार्ल्स उनमें अलग अलग पौधों के बारे में पढ़ा करते थे। चार्ल्स की मां 1817 में चल बसी। अचानक उनके पेट में बहुत तेज दर्द उठा था और इसी वजह से वो चल बसी थी। उनकी मां के जाने के बाद उनकी बहन ने घर संभालना शुरू कर दिया। क्योंकि चार्ल्स तब काफी बच्चे थे, उन्हें अपनी मां की हालात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था और इसलिए उनकी बड़ी बहनों ने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। आखिरी के कुछ सालों में चार्ल्स अपनी मां को बिल्कुल भूल गए थे। उन्हें सिर्फ वो अंतिम संस्कार का दिन याद था जब उनके पिता रो रहे थे। उनकी मां के जाने के बाद चार्ल्स अपने भाई के साथ बोर्डिंग स्कूल जाने लगे। उनकी पत्थर और छोटे कीड़ों को कलेक्ट करने की हॉबी लगातार चलती रही। मेडिकल कॉलेज जाने से पहले चार्ल्स गरीब लोगों को ठीक करने में अपने पिता की मदद किया करते थे। उन्होंने साल 1825 में यानी कि 1825 में एडिनबर्ग मेडिकल स्कूल से अपनी मेडिकल एजुकेशन की शुरुआत की। चार्ल्स को कभी भी लेक्चर्स और सर्जरी पसंद नहीं थे। हालांकि वो बाद में इस बात का अफसोस करते थे कि उन्होंने डिसेक्शन क्यों नहीं सीखा जहां सर्जरी होती थी। डार्विन वहां से भाग जाते थे। वो इसलिए भाग जाते थे क्योंकि उनसे उन लोगों का दर्द नहीं देखा जाता था और उस टाइम कोई एनेस्थेटिक्स यानी कि बेहोश करने की दवा नहीं हुआ करती थी। उन्हें लंबे समय तक एक बच्चे की सर्जरी के डरावने सपने आते थे। डार्विन लाइब्रेरी जाते रहते थे और वहां से नेचुरल हिस्ट्री की बुक्स लाया करते थे। डार्विन एक छोटी सी डायरी भी रखते थे जिसमें वो पंछियों की ऑब्जर्वेशन को लिखा करते थे। जैसा कि आपने देखा कि डार्विन को बचपन से ही नेचुरल हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, वो एक नेचुरलिस्ट बनने के लिए ही पैदा हुए थे। एजुकेशन। इस चैप्टर में हम चार्ल्स डार्विन की कॉलेज लाइफ और पैशन के बारे में जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे वो अपने इंटरेस्ट की फील्ड में रिसर्च करते रहे। ये चैप्टर चार्ल्स और उनके मेडिकल एजुकेशन के तालमेल पर भी रोशनी डालेगा। हम उनके उस नेचर को जानेंगे जिसमें जितनी नफरत वो सर्जरी से किया करते थे, उतनी ही चाहत उन्हें नेचर को जानने की थी। डार्विन को अपने मेडिकल एजुकेशन में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने सर्जरी की जगह टैक्सीडर्मी सीखा। जानवरों के शरीर को लंबे समय तक रखने को टैक्सीडर्मी कहते हैं। चार्ल्स को एक काले कैदी जॉन एडमंड स्टोन ने टैक्सीडर्मी सिखाई थी। कॉलेज के ही दूसरे साल में चार्ल्स ने नेचुरल हिस्ट्री के ग्रुप को ज्वाइन किया, जिनका यह मानना था कि साइंस धर्म से कहीं ऊपर है। इस ग्रुप का नाम प्लिनियन सोसाइटी था। यह एक नई सोच थी। चार्ल्स ने ऐसे आइडिया और सोच आज तक कभी नहीं सुने थे। बाद में चार्ल्स ने रॉबर्ट एडमंड ग्रांट को पानी में रहने वाले बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों पर की गई रिसर्च में भी मदद की। रॉबर्ट ग्रांट एक एनाटॉमिस्ट और जूलॉजिस्ट थे। चार्ल्स ने प्लिनियन सोसाइटी में अपने रिसर्च का डेमोन्स्ट्रेशन किया जो उन्हें ओयस्टर शेल में मिले थे और जिनका नाम था लीच एग्स। फिर एक बार चार्ल्स ने देखा कि रॉबर्ट ग्रांट लामक्स के इवोल्यूशन के आइडिया की तारीफ कर रहे थे। डार्विन ये सुनकर चकित रह गए क्योंकि यह आइडिया मशहूर धार्मिक मान्यताओं के सख्त खिलाफ था। चार्ल्स का नेचुरल हिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ता गया। उनके पिता उनसे काफी गुस्सा थे क्योंकि उन्होंने कभी मेडिकल की पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं लिया। उनके पिता ने अपने बेटे को आर्ट्स की डिग्री पूरी करने के लिए क्राइस्ट कॉलेज भेज दिया। क्राइस्ट कॉलेज में डार्विन को उनके कजिन का साथ भी मिला। विलियम डार्विन फॉक्स भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे। उनके पास तितलियों का एक ऐसा कलेक्शन था
जिसे देखकर चार्ल्स काफी इंप्रेस हुए थे। इससे इन्फ्लुएंस होकर चार्ल्स खुद भी कीड़ों को कलेक्ट करना चाहते थे। आप देख रहे होंगे कि भले ही उन्हें आर्ट्स पढ़ने के लिए भेजा गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इंटरेस्ट पर फोकस कभी नहीं खोया। मेडिकल एजुकेशन उनकी पसंद और नापसंद के रास्ते में कभी नहीं आई। उन्होंने अपना फोकस हमेशा बुक्स पढ़ने में, कलेक्शन करने में और नेचुरल हिस्ट्री को गहराई से जानने में लगाया। जब चार्ल्स वापस घर आए तो उन्हें एक लेटर मिला जिसमें उन्हें HMS बीगल के सफर के लिए एक नेचुरलिस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था। इस सफर पर जाने से उनके पिता असहमत थे, लेकिन रॉबर्ट के ब्रदर इन लॉ ने उन्हें समझाया कि वो चार्ल्स को जाने दें। वो सफर 5 साल चला। इस सफर पर चार्ल्स ने नेचुरल हिस्ट्री के काफी कलेक्शंस किए और अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट भी किया। सर्वे का सफर। इस चैप्टर में चार्ल्स डार्विन के HMS बीगल के समुद्री सफर को बताया गया है। हम इसमें डार्विन के एक्सपीरियंस और उनकी खोज के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कैसे सर्वे टीम को फ्यूजियंस मिले और वो उनके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा भी बने। ये चैप्टर उन आइडियाज पर रोशनी डालेगा जिनकी वजह से डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बारे में लिख पाए। इसमें चिली में एक भूकंप के दौरान उनकी लिखी हुई थ्योरी के बारे में भी बताया गया है। चार्ल्स डार्विन 1831 में सर्वे के लिए सफर पर निकल चुके थे। ये 5 साल का लंबा सफर था। इन सालों में चार्ल्स ने नेचुरल हिस्ट्री के कलेक्शंस किए और जियोलॉजी में अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस भी किए। समुद्र के सफर में वो बीमार भी हो गए थे, लेकिन फिर भी वो अपनी खोज और रिसर्च के बारे में लिखते रहे। उन्होंने अपनी रिसर्च के सैंपल कैम्ब्रिज को भी भेजे और अपनी फैमिली को भी खत लिखे। HMS बीगल का पहला स्टॉप था केप वर्डे। जब वो ब्राजील पहुंचे तो डार्विन ट्रॉपिकल जंगलों को देखकर खुशी से झूम उठे, लेकिन उस क्षेत्र में फैली हुई गुलामी से उन्हें नफरत थी। उसके बाद शिप पेटागोनिया पहुंचा। डार्विन को वहां विशाल जानवरों के फॉसिल मिले जिनका सदियों से नामो निशान नहीं था। पूरे सफर में उन्होंने अपनी सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और एंथ्रोपोलॉजिकल आइडियाज को बढ़ाया। सफर के दौरान कुछ फ्यूजियंस को भी पकड़ा गया। उन्हें फिर एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया गया। उन फ्यूजियंस को इंग्लैंड ले जाया गया, जहां उन्हें इंग्लिश गार्डनिंग और खेती सिखाई गई। डार्विन ने फ्यूजियंस की तुलना जानवरों से की और उन्हें जंगली और हिंसक का नाम भी दिया। अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि इंसानों और जानवरों में कोई खास गैप नहीं था। एक फ्यूजन तो वहां के लोकल लोगों के साथ रहने लगा और उसने वहां शादी भी की। इस सफर की सभी खोजों और रिसर्च ने डार्विन को नए आइडियाज दिए। इसके रिजल्ट वो अपने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के पेपर में इस्तेमाल करने वाले थे। उन्होंने चिली में एक भूकंप भी एक्सपीरियंस किया। इस भूकंप की वजह से उन्होंने एक थ्योरी निकाली कि धरती का बढ़ना ही आइलैंड के डूबने का कारण बना है। डार्विन जंगल के जीवन का वो सेंटर ढूंढना चाहते थे जहां यह सब क्रिएट हुआ था। उन्हें अलग अलग किस्म के कछुए, शेल्स और मॉकिंग बर्ड मिले जो हर आइलैंड पर अलग अलग थे। बाद में अपनी थ्योरी तैयार करने में ये सभी फाइंडिंग उनके बहुत काम आई। डार्विन की इवोल्यूशनरी थ्योरी। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि ऐसा क्या था जिसने डार्विन को इवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। जब डार्विन सर्वे सफर से वापस आए तो उनकी लाइफ में क्या हुआ। हम ये जानेंगे कि दूसरे नेचुरलिस्ट और एक्सपर्ट्स के साथ उनकी आगे की रिसर्च कैसी चली। हम उनके पहले रिसर्च पेपर और उन्होंने जो सैंपल प्रेजेंट किए दोनों के बारे में जानेंगे। डार्विन जब इंग्लैंड से वापस आए तो वो एक फेमस इंसान बन चुके थे। जैसे ही शिप अपने फाइनल स्टॉप पर पहुंचा, डार्विन अपनी फैमिली से मिले। आने के बाद ही अपने कामकाज के सिलसिले में वो कैम्ब्रिज गए। वहां अपनी खोज और कलेक्शन को शेयर करने के लिए डार्विन दूसरे नेचुरलिस्ट से भी मिले। डार्विन के पिता अपने बेटे को फाइनेंशियल तौर पर हेल्प करते रहे ताकि वो अलग अलग एक्सपर्ट से मिल सकें। फिर एक्सपर्ट डार्विन को अपने कलेक्शन के बारे में समझाते थे। डार्विन रिचर्ड ओवन से भी मिले। ओवन के पास खुद का फॉसिल कलेक्शन था। ये साउथ अफ्रीका के उन जानवरों के फॉसिल थे जो सदियों पहले खत्म हो चुके थे। डार्विन ने अपना पहला पेपर 1837 में लिखा। उन्होंने ये लिखा कि कैसे साउथ अमेरिका में जमीन बढ़ रही है। उन्होंने जूलॉजिकल सोसाइटी को अपने सैंपल भी दिखाए। डार्विन को यह भी पता चला कि जो उन्हें अलग अलग मॉकिंग बर्ड लग रहे थे वो अलग स्पीशीज थे। अलग अलग स्पीशीज को अच्छे से समझने के लिए डार्विन ने सोचा कि यह हो सकता है कि एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज में तब्दील हो जाती हो। अपने काम को और आसान करने के लिए डार्विन लंदन चले गए।
उन्होंने चार्ल्स बेबेज जैसे नामी साइंटिस्ट का ग्रुप ज्वाइन किया। चार्ल्स बेबेज ने डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया था, इसलिए डार्विन को उन्हीं के जैसे लोगों के साथ रहकर अपने इंटरेस्ट पर काम करना था। उनके चारों तरफ साइंटिस्ट, थिंकर्स, रिसर्चर्स जैसे लोग थे। अपनी नोटबुक में जो उन्होंने ट्रांसम्यूशन ऑफ स्पीशीज के बारे में नोट किया था, उसी की मदद से उन्होंने 1837 में अपना पहला एवोल्यूशन का पेड़ बनाया। उन्होंने और रिसर्च की और बाद में जाकर अपनी थ्योरी और लोगों के सामने रखी। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये चैप्टर हमें डार्विन के वो रिवोल्यूशनरी आइडियाज समझाएगा जिसने सभी साइंटिफिक आइडियाज को बदल कर रख दिया था। इसमें डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज थ्योरी भी शामिल थी। हम ये भी देखेंगे कि डार्विन की थ्योरी को किन किन लोगों ने सराहा। मशहूर रिलीजियस व्यूज से बिल्कुल खिलाफ होने के बावजूद भी उनके सभी आइडियाज को काफी अच्छे रिस्पांस मिले। डार्विन ने 1856 से ही नेचुरल सिलेक्शन पर लिखना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो बहुत से सवालों का जवाब ढूंढ रहे थे। इसलिए उन्होंने इस पर एक किताब लिख डाली। डार्विन ने इस बुक को लिखने में काफी एक्सपर्ट से कंसल्ट किया, लेकिन जब नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी की अनाउंसमेंट हुई तो इस पर लोगों ने खास ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इस बुक को लिखने में 13 महीने लगा दिए। डार्विन की बीच में तबीयत भी खराब हुई, लेकिन उनके दोस्तों ने हमेशा उन्हें एनकरेज किया। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक लोगों में फेमस हो चुकी थी। जितनी बुक्स प्रिंट हुई थी उससे 1250 कॉपीज ज्यादा के ऑर्डर आ चुके थे। उनकी थ्योरी को प्रूव करने के लिए इस बुक में बहुत से सबूत थे। डार्विन सोचते थे कि किसानों की सिलेक्टिव ब्रीडिंग को चूज करने और नेचर का खुद किसी वेरिएंट को चूज करने में कुछ तो समान बात है। आइडिया था एक नए स्ट्रक्चर को परफेक्ट बनाना, ताकि ब्रीडिंग के लिए किसानों के पास चूज करने के लिए बेस्ट इन्वेंट्री हो। इस थ्योरी का नाम था नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने इस बुक में हेरिडिटी के बारे में भी लिखा। डार्विन के आइडियाज धर्म के बिल्कुल खिलाफ थे। डार्विन की पत्नी धर्म में बहुत मजबूत विश्वास रखती थी, लेकिन दो अलग अलग विश्वास होने के बावजूद दोनों ने शादी करने का फैसला किया था। डार्विन ने अपनी पूरी जिंदगी इवोल्यूशन फील्ड की रिसर्च में लगा दी। उन्होंने सिलेक्टिव ब्रीडिंग को लेकर एक्सपेरिमेंट किए। उनकी बुक काफी फेमस हो चुकी थी। डार्विन की सेहत अब उतनी अच्छी नहीं थी कि वो सभी पब्लिक मीटिंग और स्पीच अटेंड कर सकें, लेकिन डार्विन ने अपने आइडियाज को मिले सभी जवाब और रिव्यूज का बराबर जवाब दिया। ये बुक बहुत सी भाषाओं में ट्रांसलेट की गई। डार्विन की इवोल्यूशन पर रिसर्च को देखकर काफी लोग इनसे इन्फ्लुएंस हुए और इवोल्यूशन पर काम करने लगे। उन्होंने ऑर्चिड फूलों में कीड़े मकोड़े खाने वाले पौधों और सब्जियों में क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन पर भी बुक्स लिखी। H.G. वेल्स और ग्रांट एलन जैसे राइटर्स ने उनके बॉटनी की फील्ड में किए हुए काम को काफी बढ़ावा दिया। आइए अब बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की उस थ्योरी की जिसकी वजह से हम चार्ल्स डार्विन को जानते हैं। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन पर बहुत फेमस हुई है, पर क्या आपको पता है कि चार्ल्स डार्विन ये सारे आइडियाज कहां से लाए? एक्चुअली चार्ल्स डार्विन नेचर को स्टडी करने के लिए साउथ अमेरिका चले गए। यहां पर उन्हें और उनके कलीग्स को बहुत से जानवरों के फॉसिल दिखाई दिए, मेगाथेरियम, टॉक्सटॉन एक्सेट्रा। उस वक्त तक सबका मानना यह था कि हर जानवर की स्पीशीज हमेशा शुरू से ही सेम है, यानी आज का जो मेंढक है वो 10,000 साल पहले भी सेम मेंढक था, यानी कि सेम ही फ्रॉग था। लेकिन ट्रेवल करते हुए उन्हें यह पता चला कि सेम स्पीशीज के जानवर एक आइलैंड में किसी एक टाइप का दिखता है और वही दूसरे आइलैंड में कुछ और तरीके से दिखता है, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। एनवायरनमेंट की वजह से स्पीशीज में चेंज आने लगते हैं, और इसी पॉइंट के बेसिस पर उन्होंने ये थ्योरी दी कि हर स्पीशीज सरवाइव करने के लिए खुद को चेंज करती है। इसे हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कैक्टस प्लांट की जो लीव्स होती हैं, यानी कि पत्तियां, उनका सरफेस छोटा होता है, और इसका रीजन यही है कि कैक्टस ज्यादातर गर्म इलाकों में ही देखा जा सकता है, जैसे कि रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट। और क्योंकि अगर प्लांट को ऐसी ही जगह में सरवाइव करना है तो उसे वाटर कम लूज करना होगा, और इसीलिए धीरे धीरे कई प्लांट्स की लीव का सरफेस एरिया कम होता गया, और उन्हें आज हम कैक्टस के नाम से जानते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट से डार्विन ने कंक्लूड किया कि इंसान भी धीरे धीरे बंदर से ही इवॉल्व हुआ है। इन सब फाइंडिंग्स को डार्विन ने अपनी बुक में लिखा, लेकिन उस बुक को पब्लिश नहीं किया, क्योंकि उस समय ये सारे नए थॉट्स
रिलीजियस बिलीफ्स यानी कि धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ जाते थे, मगर बाद में फाइनली उन्होंने अपनी बुक को पब्लिश कर दिया, जिसे नाम दिया गया ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जो आज भी बहुत फेमस बुक है। आइए अब थोड़ा पर्सनल लाइफ की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर में डार्विन की पर्सनल लाइफ को डिस्कस किया गया है और इस चैप्टर में डार्विन की सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम के बारे में भी बताया गया है, जिसके बारे में उन्हें जिंदगी भर खबर नहीं थी। इसमें हमें उनकी शादी के बारे में भी पता चलेगा। हम जानेंगे कि चार्ल्स अपना काम कैसे संभालते थे। हम ये भी देखेंगे कि डार्विन कभी काम से दूर नहीं रह पाते थे, और अगर वो कभी रहे भी तब भी वो कोई ना कोई रिसर्च ही कर रहे होते थे या अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते थे। हम ये भी देखेंगे कि यही काम का पागलपन उनकी बुरी हेल्थ का कारण भी बना। डार्विन ने अपने सिर पर ढेर सारा काम ले रखा था और इसी वजह से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा था। उन्होंने कई डॉक्टर से कंसल्ट किया, लेकिन उन्हें क्या बीमारी थी ये कभी पता नहीं चला। मेडिकल साइंस पढ़ते हुए उन्होंने जाना कि अगर वो खून की एक बूंद भी देख लेते हैं तो बेचैन हो जाते हैं। सफर की शुरुआत के दौरान उन्हें चेस्ट में दर्द उठा और सांस की शिकायत हुई थी। वो उस सफर में काफी बीमार भी रहे थे। उनकी खराब तबीयत की वजह से डॉक्टर ने उन्हें अपना काम छोड़कर कहीं दूर जाकर रहने के लिए कहा। इसलिए वो स्टैफोर्डशायर चले गए, जहां उनके रिश्तेदार रहते थे। पर उनके रिश्तेदार भी उनके उस सफर के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए वो जितना काम से दूर रहना चाहते थे उतना वो दूर रह नहीं पाए। वो अपने कजिन एमा वेजवुड से भी मिलने गए। एमा डार्विन से 9 महीने बड़ी थी। वो बहुत इंटेलिजेंट, सुंदर और चार्मिंग थी। डार्विन ने एमा से शादी की। कंट्री साइड में रहने के दौरान डार्विन के अंकल ने उन्हें एक ऐसी जमीन दिखाई जहां से राख गायब हो रही थी। उन्हें लगा कि ये जमीन के नीचे रहने वाले अर्थवॉर्म का काम होगा। बाद में उन्हें पता चला कि अर्थवॉर्म मिट्टी भी बनाते हैं और इस पर उन्होंने एक थ्योरी भी लिखी। डार्विन हमेशा अपनी रिसर्च में इंसानों को शामिल करते थे। इसमें उनके रिश्तेदार, बच्चे, बटलर और उनके पड़ोसी भी आते थे। ज्यादा काम का असर उनकी सेहत पर साफ दिख रहा था और उन्हें कई बार सर दर्द और हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी थी। वो जरूरी मीटिंग और विजिट के दौरान काफी थके हुए और परेशान नजर आते थे। उनकी बीमारी पर कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। चार्ल्स काम से ब्रेक लेने के लिए स्कॉटलैंड चले गए। उन्होंने वहां कई ऑब्जर्वेशंस की। कुछ भी हो जाए और वो कहीं भी हों, डार्विन का काम करना कभी भी बंद नहीं हुआ। उनकी छुट्टियों में भी उनका काम उनका पीछा नहीं छोड़ता था। अपने इलाज के लिए डार्विन वाटर थेरेपी के लिए गए, जो उनके दोस्त ने उन्हें बताया था। उनकी सेहत उससे काफी बेहतर हुई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो दोबारा बीमार हो गए। डार्विन की बेटी एनी डार्विन भी बदहजमी से परेशान रहती थी। वो 10 साल की छोटी उम्र में चल बसी और इस बात से डार्विन टूट चुके थे। धार्मिक विचार। ये चैप्टर चार्ल्स डार्विन के धार्मिक बिलीफ के बारे में जानकारी देगा। ये आपको बताएगा कि कैसे धीरे धीरे बाइबल से उनका विश्वास उठ गया था। इस चैप्टर में आप ये भी जानेंगे कि डार्विन के धार्मिक विचार उनकी पत्नी से बिल्कुल उल्टे थे। धर्म को लेकर उनकी लड़ाई इस चैप्टर में दी गई है। डार्विन की फैमिली हमेशा से भगवान को मानती थी। एंग्लिकन स्कूल में पढ़ने के कारण उनके पिता खुली सोच रखते थे। इंग्लैंड के एक चर्च में चार्ल्स को बहुत ही कम उम्र में दीक्षा दिला दी गई थी। जब डार्विन HMS बीगल के सर्वे सफर पर गए थे, वो तब एक अलग इंसान थे। वो बाइबल की कुछ लाइन इस्तेमाल करके लोगों को बताया करते थे, जिस पर बाकी लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। सफर के आखिरी में उनके मन में स्पीशीज के एवोल्यूशन को लेकर कुछ डाउट्स पैदा हुए। वो धीरे धीरे ईसाई धर्म को नापसंद करने लगे और वो ये भी सोचते थे कि सारे धर्मों को बराबरी से क्यों नहीं देखा जाता। जब डार्विन सफर से वापस आए तो उन्होंने स्पीशीज के ट्रांसम्यूटेशन पर काम करना शुरू किया। उन्होंने धर्म को लेकर अपने विचारों पर ध्यान दिया। जब डार्विन की शादी एमा से हुई तो धर्म को लेकर उन दोनों की सोच बिल्कुल अलग अलग थी। उन्होंने ईसाई धर्म पर काफी सालों तक डिस्कस किया। एमा भगवान को मानने वाली इंसान थी। 1838 में जब डार्विन उनसे मिले थे, उन्होंने अपने ट्रांसम्यूटेशन के आइडिया के बारे में उन्हें बताया था। डार्विन शुरुआत में अपने धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो गॉस्पेल की बातों को सपोर्ट करने के लिए सबूत ढूंढ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनके बिलीफ भी खत्म हो गए। एमा इस आपस के फर्क से काफी परेशान थी। उन्हें पुनर्जन्म में बहुत विश्वास था। उन्हें लगता था कि इस फर्क की वजह से वो अगले जन्म में अलग हो जाएंगे।
वैसे तो उनके विचार इवोल्यूशन पर बेस्ड थे, लेकिन डार्विन हमेशा मानते थे कि भगवान होते हैं। बचपन में वो अपने लोकल चर्च में भी जाते थे, लेकिन 1849 के बाद जब उनकी फैमिली संडे को चर्च जाती थी तब वो वॉक पर निकल जाते थे। वो अपने आप को एक नास्तिक इंसान नहीं मानते थे, बल्कि ये मानते थे कि उन्होंने भगवान को मानने के लिए और रिसर्च करनी होगी। जब डार्विन की बेटी बीमार थी तो वो फ्रांसिस वेलमैन न्यूमैन की बुक्स पढ़ा करते थे। फ्रांसिस भगवान को मानने वाले इंसान थे। उनकी बेटी के मरने के बाद एमा ये हमेशा मानती थी कि उनकी बेटी को स्वर्ग मिलेगा। वो कभी कभी ये सोचकर भी परेशान रहती थी कि एमा का नटखट व्यवहार कहीं उसे नर्क न ले जाए। डार्विन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपने धार्मिक विचार लिखे। उन्होंने ये भी लिखा कि वो सुपर नेचुरल पावर में विश्वास करते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ईसाई धर्म और जीसस में विश्वास नहीं था। वो ये मानते थे कि साइंस और धर्म अलग अलग चीजें हैं जो कभी एक नहीं हो सकती। चार्ल्स की ऑटोबायोग्राफी में इन धार्मिक बिलीफ को लिखने के लिए अलग से सेक्शन था। कुछ सेक्शन को बुक पब्लिश करते वक्त मिटा दिया गया था क्योंकि इससे उनकी रेपुटेशन खराब हो सकती थी। उनके आखिरी समय में यह अफवाह भी उड़ी थी कि चार्ल्स ईसाई धर्म की तरफ वापस जाने लगे थे, लेकिन उनकी फैमिली ने इन सभी अफवाहों को झूठा बताया है। मौत और विरासत। ये चैप्टर आपको चार्ल्स डार्विन की मौत का कारण, उनके आखिरी शब्द और उनकी विरासत के बारे में बताएगा। ये चैप्टर आपको यह भी बताएगा कि मरने के बाद उन्हें क्या क्या सम्मान दिए गए। कई कॉलेज, स्पीशीज, पहाड़ और सेटलमेंट को उनका नाम दिया गया। चार्ल्स डार्विन को एंजाइना पेक्टोरिस नाम की बीमारी थी। इस बीमारी में हार्ट में ब्लड का फ्लो कम होने की वजह से चेस्ट में दर्द होता था। लेकिन डार्विन को चगास की बीमारी भी हो सकती थी। एक ऐसी बीमारी थी जो कीड़े मकोड़ों से फैलती थी। एक जर्नल ने यह भी लिखा था कि चार्ल्स को एक किसिंग बग ने काटा था, जो उनकी मौत का कारण हो सकता है। चार्ल्स डार्विन 73 की उम्र में डाउन हाउस में चल बसे। डाउन हाउस उनके घर का नाम था। उन्होंने अपने उसी गार्डन में इवोल्यूशन पर थ्योरी लिखी थी। मरने से कुछ टाइम पहले उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि वो मरने से नहीं डरते। उन्होंने अपनी पत्नी को दिलासा दिया और कहा कि वो एक बहुत अच्छी पत्नी थी। उन्होंने एमा को अपने बच्चों को यह कहने को कहा कि उन्होंने उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया है और उन्हें सम्मान दिया है। चार्ल्स को पहले सेंट मैरी चर्च यार्ड में दफनाया जाना था, लेकिन उनके साथियों ने उन्हें वेस्टमिनिस्टर एबी में दफनाने के लिए कहा। चार्ल्स डार्विन को सर आइजैक न्यूटन के पास दफनाया गया। डार्विन की फैमिली, दोस्त, साइंटिस्ट, फिलोसोफर जैसे हजारों लोगों ने वेस्टमिनिस्टर एबी में उनका फ्यूनरल अटेंड किया। डार्विन ने साइंटिफिक समुदाय के ज्यादातर लोगों को विश्वास दिला दिया था कि इवोल्यूशन की थ्योरी सही साबित थी। उनके इस सम्मानजनक काम की सराहना काफी साइंटिस्ट ने पूरी दुनिया में की। एक अंग्रेजी स्टैटिस्टिशियन रोनाल्ड फिशर ने नेचुरल सिलेक्शन को मेंटल जेनेटिक्स के साथ मिक्स भी किया। इस बारे में उन्होंने एक बुक भी पब्लिश की। डार्विन की 25th बर्थ एनिवर्सरी पर इंडीज के आखिरी पश्चिमी पहाड़ को माउंट डार्विन का नाम दिया गया। एक हार्बर को पोर्ट डार्विन का नाम भी दिया गया। एक बस्ती का नाम डार्विन रखा गया और यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी बन गई। 389 स्पीशीज को चार्ल्स डार्विन का नाम दिया गया। एक कॉलेज को भी डार्विन कॉलेज कहा जाने लगा। और अब कंक्लूजन। इस समरी ने हमें इवोल्यूशन के पीछे जो इंसान थे उनके बारे में सब कुछ बताया। आपने डार्विन की जिंदगी, उनके इंटरेस्ट, उन्होंने अपने मशहूर पेपर्स को कैसे पब्लिश किया और उनकी रिसर्च के बारे में काफी कुछ जाना। हमने डार्विन के एडवेंचर के बारे में भी जाना। हमने उनके धार्मिक सिद्धांतों से लड़ाई के बारे में समझा और यह भी देखा कि भले ही लोग उनकी बातों से तब सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी थ्योरी लिखी। उम्मीद है कि चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ करके आपको बहुत कुछ सीखने को और इंस्पायर होने का मौका मिला।